नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। बहुत सारे चैप्टर इन दिनों ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैंने करवाए हैं। इस साल जो 11वीं से 12वीं में बच्चे आए हैं उनकी एक समस्या रही कि सर समझ में नहीं आया, जबकि वो चैप्टर काफ़ी इजी थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि वो चैप्टर हमने बीच में से किए थे, और जो 12th के एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए तैयार किए गए थे। तो उनके लिए केवल वो चैप्टर तैयार किए गए थे जो पिछले साल सिलेबस से हटा दिए गए थे, और वो सिलेबस फोर्थ चैप्टर था, किसी में फिफ्थ चैप्टर था, फिफ्थ था, सिक्स था। यानी पहले एक दो तीन चैप्टर या चार चैप्टर पढ़ चुके थे, उसके बाद वाले चैप्टर थे। किसी भी विषय का जो सिलेबस होता है, उसका जो पाठ्यक्रम होता है, वो एक निर्धारित क्रम में होता है। जैसे सीढ़ी बनी हुई है, इसमें ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा है, ये पांचवा स्टेप है। हमें शुरुआत यहाँ से करनी है, आसानी रहेगी। यहाँ पे कदम, उसके बाद में यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे जाके छत के ऊपर जाएंगे ना। या फिर यहाँ खड़े हुए और सीधा पांव यहाँ पे रखा तो संभावना रहेगी गिरने की। दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। चढ़ जाएगा व्यक्ति, ज़्यादा मेहनत करेगा चढ़ जाएगा, 2 बार कोशिश करेगा, 3 बार कोशिश करेगा चढ़ जाएगा। लेकिन आसान ये रहता है कि फर्स्ट स्टेप से चले और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। इसलिए आप लोगों को दिक्कत आ रही थी, आप 12th क्लास में नए हैं। लेकिन अब जो है, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो पहली किताब है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय आज बेटा अगर ध्यान से देख लोगे तो एक अर्थशास्त्र की बेसिक बातें जो हैं वो समझ में आएंगी। उनके आज केवल कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो शायद किताब में बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन शुरुआत के लिए जरूरी है। अब बात अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये भैया, ये जो है ना, व्यष्टि और समष्टि तो बाद में आएगा। ये अर्थशास्त्र किस चिड़िया का नाम है? ये कौन सी चिड़िया है अर्थशास्त्र? इस चिड़िया का नाम जो है वो अर्थशास्त्र क्यों पड़ा, क्या है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की या इकोनॉमिक्स की। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स शब्द जो है, इसकी व्युत्पत्ति हुई लैटिन भाषा का एक शब्द है इकोनॉमिका। इकोनॉमिका लैटिन का शब्द, और एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया। इस शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा की इकोनॉमिका एंड ग्रीक शब्द जो है ओइकोनोमिया। कई बार इसमें नोमस से नोमिया बना है, तो इस शब्द पे ज्यादा विशेष जोर दिया जाता है। इससे बना कैसे? एक तो शब्द आया आपका ओइकोस, ये ओइकोनोमिया बना ओइकोस और नोमियस से, ओइकस और नोमस से बना है। ओइकोस का मतलब एक तरह से होता है हाउस या घर, और नोमस का मतलब है नियमों का समूह या नियमों का मेल। नियमों का
मेल। यानी या फिर इसको कह सकते हैं नियमों का मेल या नियमों का समूह का मतलब मैनेजमेंट, एक तरह से प्रबंधन। कहने का मतलब घर का प्रबंधन, घर का मैनेजमेंट, घर का प्रबंधन, या कह सकते हैं हम घर का बजट, घर का बजट। यानी अर्थशास्त्र की शुरुआत जो है देश की बात बाद में आएगी और घर की बात सबसे पहले आएगी। हमारे घर में जो बजट की बात आएगी, उन आर्थिक क्रियाओं की बात आएगी, वहां से स्टार्ट होता है अर्थशास्त्र। कहां से स्टार्ट होता है? हमारे घर से स्टार्ट होता है अर्थशास्त्र। अब जो है घर की बात जब हम करें तो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति जो है उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। कहने का मतलब उसकी जो जरूरतें होती हैं, और हर व्यक्ति की जरूरतें जो हैं वो असीमित होती हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लें, अर्थशास्त्र की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जरूरतें या आवश्यकताएं। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं हमेशा। क्या आवश्यकताएं कभी पूरी हो जाती हैं? कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी जरूरतें थी वो कंप्लीट हो गई, मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है? नहीं। व्यक्ति की आवश्यकताएं हमेशा असीमित होती हैं। बाद में अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं पढ़ेंगे, उन केंद्रीय समस्याओं में एक ये भी आएगी कि आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित हैं। और इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, जैसे हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी करने के लिए, जो संतुष्टि के लिए जो साधन है, आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होगी? उनके साधनों से। हम कपड़ा खरीदेंगे, उससे हमारी संतुष्टि मिलेगी। जमीन खरीदेंगे, उससे हमारी संतुष्टि मिलेगी। भोजन खरीदेंगे, उससे हमारी संतुष्टि मिलेगी। लड्डू खरीदेंगे, उससे हमारी संतुष्टि मिलेगी। ये उत्पादन की जो चीजें हैं, और इनके उत्पादन को किस तरह से किया जाएगा, इसमें इनके उत्पादन में क्या क्या साधन लगाए जाएंगे, इनका उत्पादन कैसे करेंगे, भोजन का उत्पादन कैसे करेंगे, कपड़े का उत्पादन कैसे करेंगे, लड्डू कैसे बनाएंगे, क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? लड्डू के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले तो मैन पावर की, बनाने वाले आदमी की, हलवाई की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कहने का मतलब एक साधन हो गया मजदूर, या जिसको हम कहते हैं श्रम या कहते हैं लेबर, उसकी जरूरत पड़ गई। कहां बनाएगा लड्डू? आसमान में? इंद्रलोक में? ना, हमारे घर पे बनेंगे, दुकान पे बनेंगे, होटल में बनेंगे, मिठाई की दुकान पे बनेंगे। और उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? भूमि की। कहने का मतलब जो साधन है, जो साधन है, उनके लिए सबसे पहली जरूरत किसकी पड़ी? श्रम की। यानी उत्पादन का एक साधन हो गया श्रम। दूसरा साधन भूमि या जमीन, कहीं ना कहीं तो बनाएंगे ना। तीसरी बात, हमारे पास आदमी भी हैं, काम करने वाला मैन पावर है, हमारे पास जमीन भी आ गई। अब बनाने हैं हमको लड्डू। क्या बनाने हैं? लड्डू बनाने हैं। लड्डू बनाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? बेसन की जरूरत पड़ेगी ना। कहां से लाएंगे? बाजार से। बाजार वाला कैसे देगा? हम कहेंगे लाओ भाई बेसन दे दो, वो कहेंगे भैया बेसन ले जाओ, लेकिन क्या दो? करेंसी, नोट, रुपए। कहने का मतलब बेसन की जरूरत पड़ेगी, घी भी लाएंगे, चीनी भी लाएंगे, उसके अंदर इलायची डालनी है तो वो भी लाएंगे, और कोई सामग्री जो है कलर वगैरह लाने हैं तो वो भी लाएंगे। सबके क्या लगेंगे? पूंजी। क्या लगेगी? पूंजी।
श्रम भी हो गया, भूमि भी हो गई, पूंजी भी हो गई, और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कहते हैं ना, एक व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया, सफल हो गया। दूसरा व्यक्ति जो है उसके पास उतना ही पैसा था, उतना ही मैन पावर था, उतनी ही भूमि थी, उतनी श्रम था, लेकिन वो फेल हो गया। कहने का मतलब उसके पास जो उद्यम का गुण था वो कम था, उसके पास जो प्रबंधन की कैपेसिटी थी वो कम थी, उसके पास इतना तेज दिमाग नहीं था, उसके पास रिस्क लेने की क्षमताएं नहीं थी। कहने का मतलब चौथी चीज जो है वो उद्यम होनी चाहिए। चौथी चीज उद्यम होनी चाहिए। दिमाग आपके पास नहीं है तो आपकी दाल की खिचड़ी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बनाने चले थे हम दाल और बन गई क्या? खिचड़ी। ये 1993 की बात है। 9th क्लास में थे हम लोग, और जैसे अभी 12वीं के बच्चों का समाज सेवा शिविर लगा हुआ है वैसे ही हमारा SUPW शिविर लगा हुआ है। स्कूल में गए, हमारे 10 का ग्रुप बना दिया। आपके शाम को घर चले जाते हो, हमारा आवासीय था, यानी रात को भी हमको वहीं रहना। हमारे 10 का ग्रुप है, एक कमरा अलॉट कर दिया। 10 का ग्रुप, पता नहीं ग्रुप का नाम तो क्या था, कोई शिवाजी ग्रुप होगा, भगत सिंह ग्रुप हो गया, महाराणा प्रताप ग्रुप होगा, जो भी है। और हमको खाना भी खुद बनाना था। खाना बनाने के लिए रोटी बनाना हमारे लिए बड़ा आसान था। आटा वाटा ले आए थे, शाम को हम मार्केट गए, और मार्केट जाके जो है वहां अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले श्रम की जरूरत पड़ी। तो हम 10 लोग थे, हम सारे श्रमिक थे। कितने श्रमिक थे? 10 थे। स्कूल का कमरा था तो वो हमारे लिए भूमि थी एक तरह से। मार्केट गए, मार्केट में हमारा एक साथी कैलाश, उसने कहा भाई दाल की जरूरत पड़ेगी, 10 जने हैं तो 1 किलो दाल तो चाहिए, चाहिए 100-100 ग्राम दाल तो खाएंगे खाएंगे ना। बड़ा तेज दिमाग था। उसके बाद में हमारा एक साथी उम्मेद था, उसने कहा अरे जीरे की जरूरत पड़ेगी, कि 250 ग्राम जीरा तो चाहिएगा ना, 1 किलो दाल है तो 1/4 तो चाहिएगा। उसके बाद में 100 ग्राम मिर्ची ली, हल्दी ली, सारा सामान लिया। तेल भी चाहिएगा, कम से कम ½ लीटर तेल की जरूरत तो पड़ेगी। खैर सारा ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊँ, हम सारा सामान लेके आ गए। और सारा सामान लेके आने के बाद में हमने ईंटों से बनाया एक चूल्हा। ईंटों से क्या बनाया? एक चूल्हा बनाया। लकड़ियाँ वगैरह बीन के लाए थे, सारी लकड़ियाँ चढ़ा दी, और चूल्हे के ऊपर जो है हमने बर्तन जो है वो चढ़ा दिया। और जो है हमारी दाल बनना शुरू हो गई। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद में सबसे पहला काम, हमने उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद में जो पानी, वो लीटर भर पानी डाल दिया, और लीटर भर पानी डालने के बाद में उसके अंदर 1 किलो दाल डाल दी। दाल डाल दी, नीचे आंच लगा दी हमने। आंच लगने के बाद में जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हुआ, और इस साथी ने बताया अभी दाल डाल दी, पानी डाल दिया, मिर्ची कहाँ है? किसी ने बताया कम से कम 10 जने हैं, प्रत्येक के हिस्से में 1 चम्मच तो आएगा। तो 10 चम्मच हमने इसके अंदर मिर्ची डाल दी। बाद में किसी एक ने बताया, कैलाश ने बताया अरे हल्दी भूल गए, हल्दी डाल दी। कई देर बाद में याद आया कि तेल तो डाला ही नहीं था ना, हमने तेल भी डाल दिया। लगभग आधा घंटा हो गया, हमारी दाल बन रही है। तब याद आया कि जीरा डालना भूल गए हैं, तो भैया 5 चम्मच उसके अंदर जीरा भी डाल दिया। कुल मिला के 1 घंटे के बाद में जब ऊपर से हमको खुशबू आने लग गई दाल की, तब किसी ने बताया बन गई है दाल। और ये दाल हमारी बन गई थी। 1 घंटे बाद में जब दाल हमने नीचे उतारी तो 1 किलो पानी था वो लगभग जल चुका था, और उसके अंदर 1 किलो दाल फूल के कम से कम 3 किलो जितनी हो गई थी। और कुल मिला के वो हमारी दाल की बन गई बेटा खिचड़ी। और खिचड़ी भी नीचे नीचे ब्लैक हो गई थी, चिपक गई थी, बड़ी खतरनाक स्मेल आ रही थी। और हमने खाई, पसंद किसी को भी नहीं आई। मिर्ची बड़ी तेज थी, नमक भी बड़ा तेज था।
और खिचड़ी खाई, दूसरे ग्रुप वालों को हम बता रहे थे, अरे वाह क्या दाल बनाई थी हमने, बड़ी शानदार दाल। रोटियां हमारी ऐसे ही रहेगी, रोटियों के साथ लगा के खाएंगे, खिचड़ी की तरह से खाएं, पता ही नहीं चला। खैर, बात हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे, कि हमारे उद्यमता की बात कर रहे थे, कि वो गुण हमें नहीं थे, कारीगर हमारे पास नहीं थे, और हमने दाल की बना दी खिचड़ी। तो अर्थशास्त्र को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये उद्यम है। ये बात है सबसे इंपॉर्टेंट। ये बात आर्थिक क्रियाओं की बात आती है, और इन सीमित साधन जो हैं हमारे, ये जो साधन हैं, श्रम वगैरह, पूंजी वगैरह, इसी साधनों को हम कहते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र की भाषा में धन। धन का मतलब केवल पैसा नहीं है। धन का मतलब केवल पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, केवल पूंजी नहीं है। धन में श्रम भी आपका धन है, पूंजी भी आपका धन है, भूमि भी आपका धन है, और जो आपके पास उद्यमता का गुण है वो भी आपका क्या है बेटा, मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है वो भी आपका धन है। और धन का उपयोग कोई भी गृहस्थ इस प्रकार से करेगा कि उसकी आवश्यकताएं जो हैं उसकी संतुष्टि अधिकतम है। आवश्यकताओं की संतुष्टि जो है वो अधिकतम है, ये बात करें। तो इस तरह से ये जो क्रियाएं हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की हमारी संतुष्टि के लिए करते हैं, उन क्रियाओं को कहते हैं आर्थिक क्रिया। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनको कहते हैं आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक व्यवहार। अब ये जो आर्थिक व्यवहार है उसके संदर्भ में सबसे पहली बात, और जिस विषय का अध्ययन, जिस विषय में इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम सामान्यतः अर्थशास्त्र कहते हैं। छोटी सी हल्की सी परिभाषा है, यानी जिस विषय के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र की सबसे पहली परिभाषा दी एडम स्मिथ ने। किसने दी? अर्थशास्त्र की सबसे पहली परिभाषा जो है वो एडम स्मिथ ने दी थी। किसने? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की सबसे पहली परिभाषा दी। एडम स्मिथ का जन्म हुआ था 1723 में, और ये जिंदा रहे 1790 तक। इन्होंने अर्थशास्त्र की सबसे पहली परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अर्थशास्त्र की जो एडम स्मिथ थे, इनकी एक पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ की किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूं, मैं हिंदी में जानबूझ के लिख रहा हूं इसको, राष्ट्रों के धन के स्वरूप, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज, कारणों की खोज। सामान्यतः आपके अगर 4 ऑप्शन वाला प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरह का नाम आने की संभावना ज़्यादा रहती है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसी तरह से है। लेकिन बाई चांस कभी जो है हिंदी में पूछ लिया जाए और हिंदी का ऑप्शन आ जाए तो राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज जो है इनकी किताब का नाम है, और इसी किताब के नाम में इनकी परिभाषा छुपी हुई है। और उस परिभाषा में एडम स्मिथ ने यह कहा था, अर्थशास्त्र जो है वह अध्ययन है
अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव, जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव और इसके कारणों की जांच और इसके कारणों की जांच करता है। स्वभाव, स्वरूप लगभग एक जैसी बातें। कहने का मतलब अगर किताब का नाम आपको याद हो जाता है तो इसकी परिभाषा याद हो जाएगी कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव और इसके कारणों की जांच करता है। ये किताब का नाम जो है उससे मिलती जुलती परिभाषा है। ये परिभाषा किसकी है? एडम स्मिथ की। और एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के जनक। प्रश्न बनता है अर्थशास्त्र के जनक कौन? अर्थशास्त्र के जनक कौन? तो अर्थशास्त्र के जनक के तौर पे नाम आता है एडम स्मिथ का। या कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन, तो भी नाम आएगा एडम स्मिथ का। अभी तक जो बात इंपॉर्टेंट हुई वो ये आई कि अर्थशास्त्र क्या है, किससे बना, ग्रीक शब्द और लैटिन शब्द जो है इकोनॉमिका और ओइकोनोमिया, इन दोनों शब्दों से बना है। और अर्थशास्त्र के जनक कौन? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की किताब, एडम स्मिथ की जो किताब है राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज या एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड जो भी है वो है। ये किताब आपकी प्रकाशित हुई 1776 में, है ना। ये चीज़ें हैं। मार्शल की परिभाषा भी आपकी आती है इसमें, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा लंबे चौड़ी डिटेल्स नहीं है। मार्शल की आएगी, रॉबिन्स की आएगी, अमर्त्य सेन की भी आती है। ये सारी परिभाषाएं हैं। आज बस ये मान लीजिए कि आप इसको सुन के एक बार मनन कर लेंगे 5 मिनट के लिए। बहुत कम करवा रहा हूं आज, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और इजी हो जाए, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। उसके बाद में जो है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। सबसे अच्छा सब्जेक्ट है स्कोर करने के लिए। दूसरे विषयों की तुलना में इसमें स्कोर करने की पूरी गुंजाइश रहती है कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके 100 नंबर हैं, आपको 100 आउट ऑफ 100 आप कर सकते हैं इजी वे में। ज़्यादा जोर नहीं आएगा। हर चीज़ एक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज़ को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चा रटने की कोशिश करेगा वो अर्थशास्त्र में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको समझना जरूरी है। और इसीलिए आज की क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं, मान लीजिए कि आपकी किताब की 2-5 लाइन को लेके मैंने ये 15-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो जो है किया है। आशा है आज आप लोग अच्छे से इसको जो है पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अपना फीडबैक जो है यूट्यूब कमेंट के माध्यम से देना चाहें आप, कंपलसरी नहीं है। और कम से कम जो 11th से 12th में अभी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमें कोई यूट्यूबर बनना है या बहुत सारे सब्सक्राइबर बनाने, हमें कोई विशेष इच्छा नहीं है। लेकिन आपको सब्सक्राइब करने का इसलिए कह रहा हूँ कि बाई चांस ग्रुप में नहीं आता है वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसी टाइम जो है अपना वीडियो देख लें। हमारा ये कार्यक्रम पूरे साल चलेगा, क्लास भी चलेगी और क्लास के साथ साथ ये वीडियोस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।